नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मनप स्टोरीज में। दोस्तों, ये कहानी है बिन ब्याह बाप और इसके 7 पार्ट अपलोड हो चुके हैं। ये 8वां पार्ट है। दोस्तों, इसके पहले के 7 पार्ट यदि आपको पढ़ने हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, वहाँ जाकर के आप बाकी के पार्ट्स पढ़ सकते हैं। तो चलिए अब इस 8वें पार्ट को हम शुरू करते हैं। वाह वाह, क्या बात है! शिल्पा की बच्ची आते ही मेरे नाना नानी को अपना बना लिया है। जादूगरनी कहीं की झूठी! मुझसे कहती थी कि मुझसे ना होगी एक्टिंग वैक्टिंग, और अब देखो मेरे नाना नानी मुझे ही नहीं पहचान रहे हैं और अजनबी लड़की पर अपना सारा प्यार लुटा रहे हैं। नाना नानी कभी शिल्पा को देखते तो कभी संजू को। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। कौन संजू है और यह दूसरी लड़की कौन है। संजू ने उन दोनों को बताया कि वह उसकी क्लासमेट है। संजू, नानू यह शिल्पा है, मेडिकल कॉलेज में मेरे साथ ही पढ़ती है। जब हम दोनों ने एक दूसरे को देखा तो हम भी आप दोनों की तरह ही आश्चर्यचकित रह गए थे। और हम ही नहीं, सारा कॉलेज हम दोनों को जुड़वा बहनें ही समझते हैं। संजू के नाना नानी यह सुनकर स्तब्ध रह गए। वे शिल्पा और संजू में अंतर ढूंढने की कोशिश करते, लेकिन कुछ भी अंतर नज़र नहीं आ रहा था। वे 20 साल पहले उस दिन में पहुंच गए जब उनकी बेटी ने जुड़वा बेटियों को जन्म दिया। वे सब कितना खुश थे। उस दिन दोनों बिल्कुल एक जैसी, कोई अंतर नहीं था दोनों में। संजू ने नानी को हिलाकर कहा, कहाँ खो गई है नानी? मेरी दोस्त पर ही सारा प्यार लुटा दिया, मेरे लिए कुछ नहीं बचा। नानी ने संजू को गले से लगा लिया और शिल्पा को भी। संजू के नाना नानी को शिल्पा से मिलकर बहुत खुशी हुई। संजू की नानी ने तो शिल्पा को फिर से गले लगा लिया और बहुत देर तक उसको ऐसे ही अपनी बाहों में लेकर खड़ी रही, मानो वर्षों से बिछड़ी हुई अपनी नातिन को पा लिया हो। उन्हें इतना आश्चर्य हुआ कि वह तो बिल्कुल अतीत में खो गई। वह तो बिल्कुल उनकी बेटी की तरह ही थी। उसकी और संजू की शक्ल इतनी मिलती जुलती थी कि नाना नानी विश्वास ही नहीं कर पा रहे थे। संजू के नाना नानी शिल्पा को देखते ही भाव विभोर हो गए। वे इतने उत्सुक थे कि यह भी भूल गए कि वे दोनों पूरी रात रेल का सफ़र करके आई हैं, तो जाहिर सी बात है कि थकी होंगी और भूख भी ज़ोरों से लगी हुई थी। संजू नानी से बोली, क्या नानी, शिल्पा को देखते ही आप तो मुझे भी भूल गई? हम दोनों को बहुत भूख लगी है। हम दोनों पूरी रात का सफ़र करके थक कर आए हैं, कुछ सोचते हुए, और आप दोनों हैं कि शिल्पा को देखे जा रहे हैं। इसमें क्या है ऐसा कि आप दोनों मुझे भी भूल गए? पहले जल्दी से हम दोनों को खाना दो, मुझे तो बहुत भूख लगी है। यह बेचारी शिल्पा भी क्या सोच रही होगी हमारे बारे में कि घर तो ले आए लेकिन पानी भी नहीं पूछा। यह सब सुनते ही नाना नानी दोनों ही वर्तमान में लौट आए। सॉरी सॉरी, माफ़ करो। चलो बेटा, तुम दोनों हाथ मुँह धो लो, मैं नाश्ता लगाती हूँ। पहले तुम नाश्ता करो, फिर हम लोग बैठकर इत्मीनान से बातें करेंगे। अभी तक शिल्पा को देखकर मेरा मन ही नहीं भर रहा था और ऐसे लग रहा था कि मेरी स्नेहा मेरे सामने बैठी है। कहते कहते नानी की आंखें भर आई। शिल्पा, जा बेटा, मुंह हाथ धोकर आ जाओ तुम दोनों, तब तक नाश्ता लगवाती हूँ। तुम लोग मुझे अपने आने की खबर पहले दे देते तो मैं तुम्हारी पसंद का नाश्ता बनवा कर रखती। घर के सभी नौकर चाकर भी आश्चर्य से उन दोनों को देख रहे थे। शिल्पा संजू दोनों फ्रेश होने चली गई। जब नीचे आए तो नानी ने टेबल पर बहुत सारा नाश्ता लगवा रखा था। देखते ही देखते जोरों की भूख और लग गई दोनों को, और दोनों ही झपट पड़ी नाश्ते पर। नानी माँ, नाश्ता बहुत ही टेस्टी बना था, शिल्पा ने कहा। नानी आत्म विभोर होकर शिल्पा को देखी जा रही थी। नाना जी ने नानी की आंखों में इशारा किया कि वो शिल्पा को ऐसे एकटक ना देखे। नानी खुद ही छिप गई कि वह शिल्पा को कैसे लगातार देख रही है। उसे अजीब लग रहा होगा। नाना जी ने उन्हें आराम करने को कहा। मन भर कर नाश्ता करने के बाद ये दोनों आराम करने के लिए संजू के कमरे में चली गई। थोड़ी देर आराम कर जब वे दोनों नीचे आए तो खाना लग चुका था। नानी ने उन्हें खाना खिलाया और फिर अपने कमरे में ले गई दोनों को। शिल्पा को अपने पास बिठाते हुए बोली, तुम्हारी मम्मी पापा कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं और उनका नाम क्या है? शिल्पा, नानी, मेरी मम्मी नहीं है और मेरे पापा, उनका नाम दयानंद है, किंतु मैं अपने पापा की असली बेटी नहीं हूँ। मेरे पापा को मैं सड़क पर मिली थी
उन्होंने ही मुझे पाल पोस कर बड़ा किया है। मेरे मम्मी की हत्या हो गई थी, इसलिए मेरे पापा मुझे अपने साथ अपने घर ले आए। उन्होंने ही मुझे पाल पोस कर बड़ा किया है। मेरा परिवार बहुत बड़ा है। मेरे पापा ने मेरे कारण कभी शादी नहीं की। मेरे पापा मेरे जैसे कई अनाथ लोगों को भी पालते हैं। नानी ने शिल्पा के गाल पर उसके बाल हटाकर देखा तो एक तिल था। वैसा ही तिल संजू के गाल पर भी था। तिल देखकर नानी समझ गई कि यह हमारी अंजू ही है। उन्होंने ही अपनी दोनों जुड़वा नातिनों के नाम संजू और अंजू रखे थे। नाना नानी दोनों ही यह सुनकर फफक फफक कर रो पड़े कि उनकी बेटी दामाद की हत्या हो चुकी है, लेकिन बच्चों से कुछ नहीं बोला। नानी शिल्पा से बोली कि बेटा, हम तुम्हारे पापा से मिलना चाहते हैं, क्या तुम हमें अपने घर ले चलोगी या तो तुम अपने पापा को यहाँ बुला लो। शिल्पा बोली, नानी आप हमारे घर चलें, क्योंकि मेरे पापा तो अचानक से इस तरह बुलाएंगे तो वो घबरा जाएंगे कि क्या बात हो गई, इसलिए आप मेरे साथ ही मेरे घर चलें। मैं अपने पापा से बता दूंगी कि मेरी एक सहेली और उसके नाना नानी आपसे मिलना चाहते हैं। मेरे पापा बहुत खुश होंगे और आप मेरे परिवार से भी मिल लेंगी। शिल्पा को भी इस दुर्घटना के बारे में कुछ ज़्यादा पता नहीं था, इसलिए उसको जितना भी पता था उसने सब नानी को बता दिया और नानी समझ गई कि उसकी बेटे दामाद की हत्या हो गई थी। उन्होंने संजू के मम्मी पापा को बहुत ढूंढने की कोशिश की, लेकिन उनका कहीं पता न चला। जहाँ की बात शिल्पा कर रही थी वहाँ जाने की तो उनकी कोई योजना ही नहीं थी, लेकिन जाने क्यों उनको किस्मत वहाँ ले गई जहाँ उनके साथ ऐसी दुर्घटना घटी। खैर, अब तो शिल्पा के पापा से ही सच्चाई का पता लगाया जा सकता है। उनके मन में आ रहा था कि जल्दी से जल्दी शिल्पा के घर पहुँचा जाए। 2 दिन संजू के घर रहने के बाद संजू के नाना नानी शिल्पा के घर के लिए निकल पड़े। उसने अपने पापा को फ़ोन से बता दिया कि हम सब घर आ रहे हैं। दयानंद जी बहुत खुश थे। पुष्पा, चंपा, घनश्याम, मौसी सब ने उनके आने की के लिए खूब सारी तैयारियां करके रखी थी। जब से सब शिल्पा के घर पहुंचे तो उन्होंने उनके स्वागत सत्कार में कोई कमी न रखी, लेकिन जब उन सब ने संजू को देखा तो वो सब भी हैरान हो गए कि कौन संजू है और कौन शिल्पा। वह भी नहीं पहचान पाए संजू और शिल्पा को। एक जैसे ड्रेस पहनी हुई थी उन दोनों ने। उन दोनों को देखकर दयानंद, घनश्याम, चंपा, पुष्पा सब हैरान रह गए। मौसी को तो कुछ ज़्यादा दिखता नहीं था, लेकिन अपनी शिल्पा को तो वह छूकर पहचान लेती थी। केवल मौसी ने ही छूकर शिल्पा को पहचाना, बाकी सब लोग तो पहचान ही नहीं पाए। उनके स्वागत सत्कार कर उनके रहने का इंतजाम किया गया। दयानंद, घनश्याम सब ने बहुत ही अपनेपन से उन सबका स्वागत किया। संजू के नाना नानी बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि कैसे दयानंद जी से शिल्पा और उसके मम्मी पापा के बारे में जानकारी ली जाए। उधर दयानंद ने शिल्पा को अपने कमरे में ले जाकर जानना चाहा कि यह क्या माजरा है। शिल्पा ने उन्हें शुरू से लेकर के अंत तक की सारी बातें सब कुछ साफ साफ बता दिया। दयानंद और घनश्याम तो बहुत डर गए कि कहीं वह शिल्पा को उनसे छीन ही ना ले। शिल्पा ने उन्हें आश्वस्त किया कि ऐसा कुछ नहीं होगा। वह बोली, पापा मैं आपकी बेटी हूँ, मेरे लिए यही सत्य सबसे बड़ा है, बाकी सब बाद में। लेकिन मैं भी जानना चाहती हूँ कि मेरे मम्मी पापा कौन थे, उनके साथ जो हादसा हुआ वह क्यों और कैसे हुआ। दयानंद जी, लेकिन अगर वे तुम्हें हमसे छीन लें तो मैं तो जीते जी मर जाऊंगा। शिल्पा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा पापा, वे सब बहुत अच्छे लोग हैं। वे तो आपके बहुत एहसानमंद हैं कि आपकी वजह से मैं आज जिंदा हूँ। दयानंद जी, घनश्याम, मौसी, संजू के नाना नानी उसके मम्मी पापा के बारे में जानकारी लेना चाहते थे कि क्या यह सब सच है। शिल्पा क्या उनकी बेटी है? संजू के नाना नानी क्या शिल्पा को भी नाना नानी है? दयानंद जी को डर लग रहा था कि कहीं वे लोग अपनी नातिन पर अपना हक न जमाने लगे तो वे क्या करेंगे, लेकिन उनका स्वभाव देखकर उनका थोड़ा राहत मिली। उसकी नानी ने दयानंद जी से हाथ जोड़कर विनती भरे स्वर में कहा कि वह उनको उस दिन की घटना विस्तार से बताए। वे बोली, दयानंद जी, हम आपके एहसानमंद हैं कि आपकी वजह से हमारी नातिन जिंदा है। आपने उसे पाल पोस कर दूसरा जन्म दिया। अगर आप ना होते तो अपनी बेटी दामाद के साथ हम अपनी शिल्पा को भी खो देते। हमें तो बस इतनी खुशी है कि हमारी नातिन जिंदा है और आज हमारे सामने है। इतने सालों से हम इसी इंतज़ार में थे
कि कहीं से तो हमें अपने बच्चों का कोई सुराग मिले। आज शिल्पा को सही सलामत देखकर हम बहुत खुश हैं और आप सबके आभारी हैं। दयानंद जी ने उस दिन की सारी जानकारियां उन्हें दे दी। दूसरे दिन पुलिस स्टेशन जाकर पुलिस फाइल में अपने बेटी दामाद के फ़ोटो देखकर वे तुरंत पहचान गई। असल में उस समय शिल्पा के माँ के अलावा जंगल में ही थोड़ी दूर एक आदमी की भी लाश मिली थी। शायद वही शिल्पा के पिता ही थे। संजू के नाना नानी बहुत रोए और उनके साथ साथ शिल्पा का पूरा परिवार भी। वे सब पुलिस स्टेशन से शिल्पा के घर लौट आए। संजू की नानी ने बताया कि हमारी बेटी स्नेहा और दामाद सोमेश की दो जुड़वा बेटियां हुई थी। वो दोनों ही डॉक्टर थे। जब वे दोनों 6 महीने की हो गई तो हम सब ने घूमने का प्रोग्राम बनाया। हम सभी को जाना था, लेकिन अचानक छोटी संजू की तबीयत खराब होने की वजह से हमें वहीं रुक जाना पड़ा। वह अंजू को लेकर घूमने निकल गए। वह भी अपना प्रोग्राम कैंसिल करना चाहते थे, लेकिन हमने कहा कि नहीं, संजू को हम देख लेंगे, तुम लोग जाओ। डॉक्टर होने के नाते उन्हें बहुत कम समय मिल पाता था घूमने फिरने का। हमेशा अपने मरीजों के में बिजी रहते थे, तो मैं नहीं चाहती थी कि उनको संजू की छोटी सी बीमारी के कारण प्रोग्राम कैंसिल करना पड़। उसे देखने के लिए उसके नाना नानी और मैं तो थे ही। हमने उनको घूमने भेज दिया। वो जहाँ जहाँ गए हर जगह पहुँचने पर वे हमें फ़ोन कर देते, अपने पहुँचने की सूचना हमें देते और संजू और हमारे हालचाल पूछ लेते। लेकिन जिस दिन यह दुर्घटना घटी उस दिन उनका कोई फ़ोन नहीं आया। जब उनका फ़ोन नहीं आया तो हमने सोचा कि हो सकता है कहीं से फ़ोन नहीं मिल रहा होगा, तो फ़ोन नहीं कर पाए होंगे। लेकिन जब 2-3 दिन तक उनका फ़ोन नहीं आया तो हम सब बहुत परेशान हो गए। फिर वह दिन भी आ गया जब उनको लौट कर वापस आना था। जब वह उस दिन लौट कर नहीं आए तो हमें चिंता होने लगी। हमने हर जगह पर जाकर पता किया, फ़ोन से पता किया कि वे कहाँ कहाँ गए। जब उनका कुछ पता नहीं चल पाया तो हमने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई। पुलिस ने भी बहुत ढूंढा, लेकिन उनका कोई सुराग नहीं मिला। बहुत सालों तक हम खोज करते रहे। फिर थक हार कर हमने इसी को नियति मानकर इस सच्चाई को स्वीकार कर लिया कि वे इस दुनिया में अब नहीं हैं। इधर इतनी दूर वे क्यों और कैसे आए, यह सबसे बड़ा रहस्य है। क्योंकि यहाँ आने की तो बात ही छोड़िए, हमें तो इस जगह के बारे में शिल्पा ने ही बताया है। यह कहते कहते उसकी आंखों में निरंतर आंसू बहने रहे थे। दयानंद जी उन्हें ढाढ़स बंधाते हुए बोले, अब आप हम आराम कीजिए, बाकी बातें कल करेंगे। ये सब बहुत भावुक हो गए थे, इसलिए सब सोने चले गए। संजू के नाना नानी आज बहुत खुश भी थे और दुखी भी। खुश इसलिए कि शिल्पा उनकी दूसरी नातिन जो कि जिंदा थी और उनके सामने थी, और दुखी इसलिए कि उनके बेटी दामाद की हत्या हो चुकी थी। उनकी हत्या के कारण भी किसी को पता न था। क्या वजह रही होगी कि वे इतनी दूर आए होंगे। उसका इस जगह आना तो तय था नहीं। इतने सालों बाद तो पुलिस भी उनकी हत्या की फाइल बंद कर चुकी थी। क्या कभी उनको पता ही नहीं चलेगा कि उनके निर्दोष बच्चों का हत्यारा कौन है। पूरी रात संजू के नाना नानी यही सोच सोच कर सो नहीं पाए। इतने सालों तक जिन बच्चों को वे पहले ही मरा हुआ समझ बैठे थे, उनकी बेटी की यूं अचानक मिल जाने से उनके मन में आशा की एक किरण झिलमिलाने लगी थी कि हो सकता है उनके खोए हुए माता पिता भी मिल जाएं। पुलिस फाइल में अपने बेटी दामाद की तस्वीर देख उनके जिंदा होने की आखिरी उम्मीद भी खत्म हो गई थी। वे दोनों ही बहुत निराश हो गए थे। एक दूसरे को ढाढ़स बंधाते हुए कब सुबह हो गई पता ही नहीं चला। शिल्पा और संजू ने भी सुबह सबको चाय पिलाई। दोनों बहुत खामोश और उदास नजर आ रहे थे। संजू भी बहुत भावुक हो गई और अपने नाना नानी से लिपट कर बहुत रोई। शिल्पा ने उन सबको बहुत मुश्किल से चुप कराया। नाना जी ने अपने आप को संभाला और नानी से बोले, देखो, हम तो इतने सालों पहले ही अपने बच्चों से बिछुड़ गए थे। अब तो उनसे मिलने की उम्मीद भी बाकी नहीं थी। फिर भी देखो, परमात्मा ने शिल्पा को हमसे मिलवा दिया। हमारे लिए इतना ही काफ़ी है। सोचो, यदि शिल्पा किसी गलत इंसान के हाथों में चली जाती तो उसके जीवन सब कुछ होते हुए भी दूभर हो जाता। दयानंद जी जैसे नेक इंसान के हाथों में उसका जीवन कितना सुरक्षित है। उसको तो संजू से भी बेहतर प्यार मिल रहा है। उन्होंने हमारी शिल्पा को कितने अच्छे संस्कार दिए हैं। नानी, हाँ जी, आप सही कह रहे हैं। हमारी शिल्पा खुशकिस्मत है कि उसको इतने सारे अपनों का प्यार दुलार मिल रहा है। उसको तो अपना ही नहीं सारा गांव प्यार करता है।
हमारी शिल्पा बहुत ही खुशकिस्मत है कि उसको दयानंद जी जैसे पिता मिले हैं। उसी समय दयानंद जी और घनश्याम जी वहाँ पहुँचे। नानी की बातें सुनकर वो कहने लगे, जी यह तो आपका बड़प्पन है कि हमें इतनी इज्जत दे रहे हैं, जबकि सच्चाई तो यह है कि शिल्पा हम सबके लिए लकी है। जिस दिन से वह हमारे जीवन में आई है, हम खुशी का मतलब जानने लगे हैं। हमने इसने तो हम बंजारों को जिम्मेदार इंसान बना दिया। इसके मोह में हम अनाथों को ऐसे स्नेह के धागे में पिरोया कि हम उसमें गुथे चले गए नानी। हाँ, और आज एक सुंदर सा अनमोल हार बनकर हम सबके सामने है मौसी। हाँ बहन जी, मैं तो कहती हूँ हम सब तो वक्त के हाथों बिखरे हुए फूल थे। इस शिल्पा ने तो हमें ऐसा मोहा कि मेरे निखट्टू बेटों को परिवार की परिभाषा सिखा दी। उसने इससे हमारे दिन फिरा दिए। हमारे परिवार उसी दिन से बना हुआ है। आज तो आप देख ही रहे हैं कि ये छोटा सा परिवार पूरा कुनबा बन गया है। यह सब हमारी इस लक्ष्मी की कृपा है। आपसे विनती है कि आप जब भी शिल्पा से मिलना चाहें तो आ सकते हैं, लेकिन आप उसे हमसे अलग मत करिएगा। नानी, कैसी बातें कर रही हैं बहन जी? आप लोगों से अलग किस अधिकार से करेंगे हम शिल्पा को? यह तो आप सबकी तपस्या का ही फल है जो आज हम अपने नातिन से मिल पाए हैं। आप सब ना होते तो वह भी ना होती। कैसे होती? शायद वह भी अपने माता पिता के साथ ही। मौसी, न ऐसा मत कहिए। ईश्वर मेरी बच्ची को हर बुरी बला से बचा के रखे। सभी भावुक हो गए तो माहौल कुछ गमगीन सा हो गया। शिल्पा और संजू ने आंखों आंखों में इशारा किया और सबको अदरक इलायची की खुशबूदार चाय बनाकर पिलाने लगी। वे सभी उनकी बातें समझ गए और नाना जी हंसते हुए बोले, कोई बात नहीं, जो बीत गया सो बात गई। हमारे लिए सबसे अच्छी बात यह है कि हमें अपनी नातिन के साथ साथ इतना प्यारा परिवार भी मिल गया। अगर आप कहेंगे तो हम तीनों भी आपके परिवार का हिस्सा बनना चाहेंगे। इजाज़त देंगे आप सब हमें अपने इस प्यारे से परिवार में शामिल होने की? याहू! संजू और शिल्पा एक साथ चिल्ला उठी। दयानंद जी की आंखें भीग गई। वे नाना जी के गले लगकर अभी भी सिसक रहे थे। नाना जी बोले, आप क्यों रो रहे हैं घनश्याम जी? सर, यह बहुत ही भावुक इंसान है। शिल्पा में तो इसकी जान बसती है, लेकिन यह तो उसके बिना एक पल भी नहीं रह सकता। उसे डर था कि कहीं आप शिल्पा को अपने साथ ले जाने की बात करते तो यह जीते जी मर जाता। यह तो उसे एमबीबीएस में दाखिला भी नहीं दिलवाना चाहता था कि वह इतनी दूर अकेले कैसे रह पाएगी, जबकि सच्चाई यह है कि शिल्पा तो कहीं भी रह लेगी, लेकिन यह उसके बिना नहीं रह पाता है। वह तो भला हो पुष्पा का, जिसने शिल्पा को पढ़ाई करने में हर कदम पर उसका साथ दिया। नहीं तो हम गंवार अनपढ़ों के बीच शिल्पा भी ऐसे ही रह जाती। एमबीबीएस के लिए भी पुष्पा ने ही उसे प्रेरित किया है। उन सब की बातें सुनकर नाना नानी तो आत्मविभोर हो गए। उन्हें लग रहा था कि वे किसी और ही दुनिया में आ गए हैं, जहाँ कोई भी अपनी खूबियों का क्रेडिट नहीं ले रहा था, बल्कि अपनी खूबियों का सारा श्रेय दूसरों को दे रहे थे। इतने भोले भाले नेक इंसानों के बीच रहकर उनकी नातिन की परवरिश हुई। वे दोनों खुद को धन्य समझ रहे थे। दोस्तों, इस पार्ट को यहीं ख़त्म करते हैं। जानते हैं नेक्स्ट पार्ट में कि आगे क्या होता है। तब तक आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कहानी आपको कैसी लगी। यदि कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।